बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल जमील, विजिटिंग फैकल्टी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची। आज हम यहाँ जमा हुए हैं डियर स्टूडेंट्स और जितने भी देखने वाले हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। और हमने आज यहाँ जमा किया है एक डाइवर्सिफाइड फील्ड के लोग जो कायद को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनके फ़लसफ़े को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जिनको उबूर हासिल है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पर। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा जनाब मोहम्मद अहमद कादरी साहब को, फॉर्मर वाइस चांसलर नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे और उसके साथ वहाँ जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके भी हेड रहे। और ये भी बताते चलूँ उनकी एक किताब है जिसको पेटेंट अमेरिका ने तस्लीम किया है एंड ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमारे लिए इजाज़ की बात है। हमारे दूसरे साथी हैं शकील फारूकी साहब, फॉर्मर चेयरमैन कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, एक स्कॉलर हैं, शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कायद आज़म से मोहब्बत करने वालों में शामिल हैं, दिलो जान से चाहते हैं। तीसरे हमारे साथी हैं जनाब अली जिलानी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक अफेयर्स ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची। मैं सबसे पहले बात करूंगा कादरी साहब से। कादरी साहब, आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आपको सोसाइटी, पॉलिटिक्स और जो उसके उरूज ज़वाल, पाकिस्तान बनने की तारीख आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कादरी साहब कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एज ए सियासतदां आपने कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इकबाल जमील साहब आपका शुक्रिया और ये इदारा ग्रीनिच यूनिवर्सिटी जिसमें आज हम सब के महबूब तरीन शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद में गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि उनकी शख्सियत, कायद की शख्सियत को क्या कहिए। एक वो शख्सियत होती है जिसकी तारीफ़ चंद लोग मिलकर करते हैं, सियासी जमातों के चंद लोग बहुत छोटे छोटे बोने बोने लोगों को बहुत बड़े बड़े लोग बना देते हैं, लेकिन जब हकीकत खुलती है तो वो कुछ भी नहीं होते। और एक वो शख्सियत होती है जिसकी तारीफ़ नेहरू भी करता है, गांधी भी करता है, मुखालिफिन भी करते हैं, मुआविनीन भी करते हैं, मुआशरा भी करता है और बैनुल-अक़वामी माशरों के वो अहम तरीन अफराद जिनको उस ज़माने में और आने वाले वक्तों में नुमायाँ हैसियत हासिल होती है, वो सब ये कहने पर मजबूर होते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत में ईमानदारी है, हिल्म है, बुर्दबारी है, अपनायत है और पॉलिटिकल विजन के एतबार से या सियासी ज़हनी उपज के एतबार से उनका वो मेयार है कि उनके कद को छूना उस दौर के लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को हम अगर सियासी एतबार से देखें तो उनका ये जुमला कि पाकिस्तान जो हम हासिल करने जा रहे हैं या एक रियासत जिसे हम हासिल करने जा रहे हैं, वो महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसी तजर्बागाह है जहाँ पर इंसानी बुनियादी हुकूक और मसावियाना रवैये और साथ ही साथ इस्लामी सकाफ़त को ज़िंदा रखा जाएगा। अब ये तीनों अल्फाज और ये तीनों इस्तिलाहात जो सोशल साइंसेस के लोग हैं और जो आम तौर पर माशरे में रहते हैं, हर आदमी समाजी उलूम जानता है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस माशरे में ये तीन अनासिर नापैद हों उस माशरे में कभी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर कोई बात कही है तो पहले उस पर ख़ुद अमल किया है और ये ख़ुद अमल करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, मेरे माँ बाप, मैं उनके कदमों पे क़ुरबान, जो बात वो कहा करते वो बात वही के मुताबिक होती और इंसान की माशरती तरबियत का हिस्सा होती ताकि उसकी फ़िक्र बदल जाए। बच्चों को दफन कर रहे हो, ये बच्चियों को क्यों दफन कर रहे हो, तुम्हारा ये नुकसान है।
तुम इंसानी हुकूक को पामाल कर रहे हो, तुम्हारा ये नुकसान है। तुम अपनी ज़ात और अपने आप में गुम होकर ये कर रहे हो। मैं ज़रा सा सीरत की तरफ इसलिए जा रहा हूँ कि बाज़ लोग इस बात से नाबलद हैं या आगाह नहीं हैं, या उनके शऊर में ये बात सही मानों में घर नहीं कर पा रही कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वो जिस फ्रेम में देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, वो लगता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दीन से वाकिफ़ नहीं थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दीन से बखूबी आगाह थे, उलमा की इज़्ज़त किया करते थे। पीर साहब मानकी शरीफ का वो जुमला जो रिकॉर्ड के पर मौजूद है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब मुलाकात हुई तो पहला जुमला उनका ये था कि मैं उलमा की इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि आपके दिलों में और आपके ज़बान पर कुरान है और हम दीन सीखने के लिए आपकी तरफ रुजू करते हैं। अगर दीन बेजार कोई शख्सियत हो तो उसके रवैये में उलमा, मशाइख, बुज़ुर्ग, मुआशरा, मसावात, ये सब तसव्वुरात नापैद हों और उसके लफ्ज़ों के अंदर सिर्फ़ एक ही रंग नज़र आए और वो रंग हो सिर्फ माशरती इस्तेहसाली तबक़ात का तज़किरा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने माशरे की बात भी की है। क्लास जो नज़र आती है जिसको आप स्ट्रगल क्लास कहते हैं बकौल कार्ल मार्क्स के, हैव और हैव नॉट, तो उन्होंने सोशल साइंसेस के अंदर उस क्लास को भी देखा। कानून भी नज़र आता है, मसावात भी नज़र आती है, बल्कि मसावात से ज़्यादा जो हमारे यहाँ, मैंने कम अज़ कम किसी और पॉलिटिकल साइंटिस्ट में या किसी और सियासतदान में ये बात नहीं देखी। ये सिर्फ दो बड़ी शख्सियात में नज़र आती हैं। एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या मसावात के लफ्ज़ के साथ कानून निस्फत की वो बात करते हैं, जिसको आप लॉ ऑफ इक्वलिटी के साथ लॉ ऑफ इक्विटी की बात करते हैं वो। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनके यहाँ आपको कानून निस्फत नज़र आता है, यानी ऐसा इंसाफ कि अगर आपको आधा भी करना पड़े तो आप आधा कर दीजिए, लेकिन नाइंसाफ़ी ना कीजिए। तो इंसाफ का ये तसव्वुर जिसको कानून निस्फत आप कहते हैं, ये बरतानिया ने राइज किया और शायद वो उस पर अमल नहीं कर सके, जिसका नतीजा क्या निकला कि रेड क्लिफ अवार्ड जब ये आपके सामने आता है जिसको आप कहते हैं तकसीम हिंद, तो उसमें आपको वो कश्मीर बिलकता हुआ नज़र आता है। गुरदासपुर की ऊपरी पट्टी पूरी मुसलमानों का जो ये हिस्सा जिसमें मुसलमान अक्सरियत में थे उसमें नाइंसाफ़ी नज़र आती है। और आज की तारीख़ पर सबसे बड़ा धब्बा, लोग ये कहते हैं कि बरतानिया इंसाफ पसंद था। मैं समझता हूँ कि बरतानिया की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी और मुनाफिकाना पॉलिसी का नतीजा ये है कि पाकिस्तान की तकसीम में वो डिप्लोमेटिक अंदाज़ इख्तियार किया जिस पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरी ये कौम जो आज़ादी की तरफ जा रही है, ये नामुमकिन को मुमकिन इसलिए कर दिखाएगी कि इसके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है, लेकिन ये इंसाफ के रास्ते खुद तलाश करेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शकील फारूकी साहब, आप चेयरमैन रहे माशाल्लाह, एक बहुत ही कम लोग इस शोबे में हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, जो बांग्लादेश बना, और टू नेशन थ्योरी पे कई लोगों ने सवालात उठाए और ये ख्वाब ज़ाहिर कायद का था, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए साहब, टू नेशन थ्योरी जो सिलसिला शुरू हुआ उसका एक बड़ा दिलचस्प मोड़ था हिंदुस्तान की तारीख़ में, बरसग़ीर हिंदो पाक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि 600 साल से ज़्यादा अरसा मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। मुग़ल एम्परर्स रहे और उनसे पहले 6 डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की। और ये जो तकरीबन 650 साल का अरसा था, इस अरसे में आपको कोई अपराइजिंग अगेंस्ट द एम्परर्स नज़र नहीं आती। छोटी थोड़ी बहुत हुई होंगी, लेकिन कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ नज़र नहीं आती। और इससे ज़ाहिर ये होता है कि हिंदुस्तान के आम लोग, जिसमें यकीनन हिंदुओं की अक्सरियत थी, वो अपने मुस्लिम हुक्मरानों से आम तौर पे बहुत ही मुतमईन रहे और तब तक ये दो कौमी नज़रिए की बात नहीं आती थी। 17वीं सदी में जब 1608 आया तो पहली दफ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में लैंड किया और अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आते ही उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया मुग़ल एम्परर्स को
उनके दरमियान इंतशार फैलाना, फसाद फैलाना। जहांगीर का दौर था, वो गुज़र गया, शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आया। ये बड़े स्ट्रॉन्ग एम्परर्स रहे, लेकिन औरंगज़ेब के जाते जाते शिकस्त और रीख्त का अमल शुरू हो गया। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि तकरीबन 350 साल, 321 साल जो मुग़लों ने हुकूमत की, उसके पहले 150 साल में 6 हुक्मरान थे और आखिरी 150 साल में 13 हुक्मरान थे। कोई चंद महीने रहा, कोई चंद साल रहा, यानी ये वो चीज़ जाहिर करती है कि इंतशार पैदा हो गया। तो अंग्रेज़ों ने काम ये किया कि 1608 से लेके 1857 तक उन्होंने टारगेट किया मुसलमानों को और मुसलमानों में इंतशार फैलाया। हिंदुओं को उस वक्त तक नहीं छेड़ा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब रिवॉल्ट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और बरतानवी हुकूमत बराह रास्त हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुई, तो उसने ये काम किया कि फिर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की। तो ये जो 90 साल का अरसा है, 1857 से लेके 1947 तक का, इस 90 साल में अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान को तकसीम किया। तो यहाँ से 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पड़ी। एंड सर सैयद वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने 19वीं सदी में ही इस चीज़ को महसूस कर लिया था और उन्होंने इस मौके पे ये फ़ैसला किया कि हमें मुसलमानों को एक जदीद राह पे गामज़न करने की ज़रूरत है। और एक और जो बहुत बड़ा काम सर सैयद ने किया, वो ये देखते हुए कि अंग्रेज़ उस वक्त मजबूत था, उसके पास सारे वसाइल थे, जबकि मुसलमानों की हालत अबतर थी, तो उन्होंने कहा कि जंग के मैदान में तो आप अंग्रेज़ को शिकस्त नहीं दे सकते, वहाँ कोई मुकाबला ही नहीं था। तो वो जो डिस्प्यूट था उसको सर सैयद जंग के मैदान से उठाकर सियासत के मैदान में ले आए। और ये वो जगह थी जहाँ पे मुसलमान उस वक्त इस पोजीशन में थे कि वो सरवाइव कर सकते थे। और फिर इस पीरियड को सर सैयद ने इस्तेमाल किया मुसलमानों की तरबियत के लिए, सियासी तरबियत के लिए। और जो काम सर सैयद ने जिस काम का आगाज़ किया 19वीं सदी में, कायदे आज़म ने 20वीं सदी में आके उसको उसकी इंतहा तक पहुँचाया। और कायदे आज़म का ये कारनामा था कि उस 2 कौमी नज़रिए को देखते हुए पहले तो उन्होंने इस बात की कोशिश की कि किसी तौर पर मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलाकर जो पुरानी पोजीशन थी कि वो मुसलमान हुक्मरानी करते थे, रिवाइव किया जाए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने महसूस किया कि इतनी रिफ्ट अंग्रेज़ डाल चुका है हिंदू और मुसलमान के दरमियान कि अब मिलकर उस तरह से रहना मुमकिन नहीं है, तो फिर उन्होंने ये काम किया कि 1930s में आके उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की ज़रूरत है। इससे कायदे आज़म की बसीरत का अंदाज़ा होता है। ही वॉज सच अ ग्रेट पॉलिटिशियन, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, कानून का एहतराम करने वाले, क्योंकि ख़ुद कानूनदां थे। उन्होंने एक मुद्दत तक इस बात की कोशिश की कि दोनों मिलजुल कर रहें और हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ी मुमलिकत की हैसियत से कायम रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब इतनी खलीज आ चुकी है कि मिलकर रहना मुमकिन नहीं है, तो ही चेंज हिज स्टांस। और उसके बाद उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि मुसलमानों को एक अलहदा रियासत की ज़रूरत है जहाँ पे वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के रूल के तहत जो है अपनी हुक्मरानों का इंतखाब करें और अपना मुल्क, अपनी रियासत बनाएं। और यही वो टर्निंग पॉइंट था कि जिस पर पूरे मुसलमान बर्रे सगीर और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो दूसरी नेशंस यहाँ पर थीं मज़हब की बुनियाद पे, ख़्वाह वो सिख हों या हिंदू हों, वो इस बात को रियलाइज़ करते थे कि ये आदमी जो है ये असल लीडर है और इसके अंदर इस बात की ताकत है कि ये बर्रे सगीर के नक्शे को तब्दील कर सकता है। उस वक्त लोगों ने इस बात को माना या ना माना, लेकिन कायदे आज़म पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए और आज 73 साल बाद भारत का भी हर सियासतदान इस बात को तस्लीम करने पे मजबूर हो गया कि जो कायदे आज़म का विजन था
और उनकी जो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी वही अप्रोच दुरुस्त थी। और उन्होंने उस मौके पे रियलाइज कर लिया था कि ये दोनों कौमें एक मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ नहीं रह सकती, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फ्रिक्शंस होंगी और हालात ख़राब से ख़राब तर होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले जो इलाके हैं उनको पाकिस्तान में तब्दील कर दिया जाए। उस मौके पे बहरहाल अंग्रेज़ों ने धोखा दिया, क्योंकि अंग्रेज़ शुरू से मुसलमानों के दुश्मन थे और अंग्रेज़ों को अगर किसी ने कमज़ोर किया, यानी आप देख लीजिए कि 1608 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के इन्हितात का बायस बनी और मुसलमानों को कमज़ोर करती रही। टर्निंग पॉइंट वाज 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाकाम होने के बाद ब्रिटिश रूल आया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया, अंग्रेज उस वक्त उरूज पे था। लेकिन क्या हुआ, 1857 से लेके 1947 तक अंग्रेज़ों का इन्हितात हुआ, उनका जवाल आया और ये मुसलमानों का कारनामा था। और अंग्रेज़ों को मालूम था कि हमने हिंदुस्तान को मुसलमानों से छीना है, मुसलमान हमें कबूल नहीं करेंगे, तो एक बुग़्ज़ और कीना उन्होंने मुसलमानों की तरफ से रखा हुआ था। और उन्होंने तक़सीम के वक्त भी बददियानती की और चंद ऐसे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे जिनको उन्होंने पाकिस्तान में शामिल नहीं होने दिया, बल्कि लटका दिया। और उसके बाद जो भारतीय साम्राज्य थी उसने किसी तौर पे उन इलाक़ों के अंदर इंतशार पैदा किया, कब्ज़ा किया। कायद-ए-आज़म की जैसे ही वफ़ात हुई वो हैदराबाद दक्कन में दाखिल हुए, कश्मीर का इशू जो है वो लटक गया और फिर उसके बाद ये तनाज़ा हमेशा के लिए हो गया। और आज भी हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमान जो हैं वो इन मसाइब का सामना कर रहे हैं, मसाइल का सामना कर रहे हैं। और अगर कायद-ए-आज़म को कुछ वक्त और मिल जाता तो हम इस बात की तवक्का कर सकते थे कि शायद ये मामलात भी हल हो जाते। लेकिन बहरहाल कुदरत को यही मंजूर था और यही हमारे सामने है। शुक्रिया बहुत बहुत शकील फारूकी साहब। अच्छा अली जिलानी, आप ये बताइए कि कायद-ए-आज़म हर चीज़ जो सेटिंग एन एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कादरी साहब ने फरमाया, आप ये बताइए उनकी इंटीग्रिटी के हवाले से कुछ अगर आप रोशनी डाल सके। कायद की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर अगर आप देखें कि जी आप जो लीडरशिप के बुनियादी उसूल हैं कि जी इंटेग्रिटी होना, विजन होना, अब इनमें से एक एक पहलू को अगर आप उठाएं तो आप उसमें एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, पूरी एक तमीद बन सकती है। कायद की शख्सियत का अहाता विद इन द फ्रेम ऑफ इंटेग्रिटी करने के मैं आपको 2 से 3 आपके सामने मिसालें रख देता हूँ। सबसे पहली मिसाल उनकी कि जी ही वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर लॉयर अक्रॉस द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन हिज टाइम। 20 साल की उम्र में जो है वो वाहिद हिंदुस्तान का शख्स जो कि अंग्रेज़ी इंग्लिस्तान के अंदर जाके लॉ का इम्तिहान पास करता है। उसके बाद ही वॉज द ओनली मुस्लिम बैरिस्टर इन बॉम्बे एट हिज टाइम। अब ये उनके क्रेडेंशियल्स हैं। लेकिन कमिंग टू इंटेग्रिटी कि इतना जिसके पीछे भागदौड़ हो रही है लॉयर के कि वो हमारा केस ले ले, 1500 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी जो उनकी फीस हुआ करती थी किसी भी केस को लेने के हवाले से। वो आदमी जब गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनता है तो वो अपने लिए जो सैलरी मुख्तस कर रहा है वो 1 रुपया है। ठीक, यहां से आपको वो ह्यूमिलिटी का और इंटेग्रिटी का कि जी ये नेशन स्टेट अभी कमजोर है, इसकी इकोनॉमी अभी उस सतह पे स्टेबल नहीं है। एक और मिसाल, अता रब्बानी साहब की किताब में जब आप देखते हैं, जो इनके एडीसी थे रजा रब्बानी साहब के वालिद साहब, तो वो लिखते हैं कि जी फातिमा जिन्ना ने एक दफ़ा 4 से 6 रुपए की वेरिएंस हो गई थी थोड़ी सी बिल में कि जी कुछ चीज़ें मंगवा ली थी फातिमा जिन्ना ने। तो उसके बाद कायद की तरफ से फरमान ये था कि जी ये फातिमा जिन्ना खुद पे करेंगी, ये पाकिस्तानी रियासत का जो एक्सचेकर का बिल है उसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी मिसाल, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल वॉइस अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को बाहर धकेलने के हवाले से। और ये इंडियंस, मुसलमान, बाकी जो माइनॉरिटीज थी, ये सब तस्लीम करते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जी माउंटबेटन ने तो बाद में आके इसको मिस हैंडल किया, सारी सिचुएशन को। हम अभी बात कर रहे थे इस हवाले से क्या क्या चीजें हुई। लेकिन जो लॉर्ड वेवल था, ही वॉज वन ऑफ दोज वॉइसेस जो कि चाहता था कि जी ये सेपरेशन जो है वो ना हो।
तो इस बुनियाद पे इनको जो ऑफर किया गया एक वो ये कि जी लॉर्ड वेवल का ये जुमला था कायद को उनके साथ मीटिंग में कि जी अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया का इंडियन बन सकता है तो दूसरा क्यों नहीं बन सकता। नाउ दैट वाज बेसिकली अ बार्गेनिंग चिप फॉर कायद कि जी आप ये ओहदा ले लें और ये पूरा मामला छोड़ दें कि जी सेपरेट नेशन स्टेट्स यू नो विद इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो उन्होंने अपना हैट उठाया, उसको पहना और चल दिए। तो जब लॉर्ड वेवल पीछे दौड़ के उनके गए कि व्हाट हैपेंड मिस्टर जिन्ना, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मैं अपनी कौम का जो बुनियादी हक है उसका सौदा करने यहाँ पे नहीं आया। तो ये वो इंटेग्रिटी है जो यूनिवर्सल है अपने आप में, जो अजल से आपकी लीडरशिप के तकाजे हैं वो आज भी आपके परमानेंट है, एंड यू सी दोज वेरी विविडली विद इन द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर जिन्ना। वेरी गुड। थिंक कादरी साहब, हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, उस ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे कायद आज़म की मुख्तलिफ पहलुओं पर, उनकी शख्सियत पे उजागर करेंगे। शकील फारूकी साहब, बड़ा जामिद जवाब दिया आपने माशाल्लाह। और तालिब इल्म आप ये देखिए कि ये स्कॉलर्स बैठे हुए हैं जो जानते हैं, जिनकी टिप्स पे है, तो प्लीज़ इनको सुनिए, फॉलो कीजिए और अपने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इनसे आप मालूमात ले सकते हैं, इसलिए कि हमें पता है आज की नई नस्ल थोड़ी हमारी तारीख से दूर है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आएंगे और पहला सवाल कादरी साहब से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Welcome to Greenwich University. Thank you for giving us an opportunity to support your academic career. In this video, we will take you through the admission process of Greenwich University. To know about all the details of the programs Greenwich is offering, click Admissions tab, hover over the degree program menu and click on the desired degree and program curricula. If you have all the required information about your chosen program, click on the Apply Now button at the top right of your screen. On the pop-up menu, select New Application. Provide your full name, cell phone number, and email address. Continue to the full application portal, where you will be asked to provide your basic details. You can use the given application code to resume your application at a later time if you so wish to take a break after any step of the application process. Once you have completed all the required steps, you will submit your application. The admission department will then contact you to arrange an online interview. The interviewers will assess your suitability for the program you have applied for. Once you have cleared all the admission requirements, a conditional admission offer will be extended to you. We are eagerly waiting to welcome you as a valued member of the Greenwich family. Wishing you good luck for your rewarding career and academic journey ahead. वेलकम बैक जी नाज़रीन। कादरी साहब, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आप स्कॉलर हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप असातिज़ा हैं। तो जो कायदे आज़म का जो विजन था तालीम के बारे में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो ये अगर आज वो ज़िंदा होते तो ये तालीमी निज़ाम जो यहाँ देखते, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल, उनका क्या विजन था तालीम के हवाले से? मैं क्या अर्ज़ करूँ, आपने सवाल इतना खूबसूरत कर दिया और जवाबात तो बहुत सारे आ रहे हैं जहन में, लेकिन जो अहम तरीन बात है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की पूरी दुनिया में इज़्ज़त इस वजह से होती है कि उन्होंने इल्म हासिल किया और इल्म से इंसाफ किया। आज इल्म परवरी के वो जाविये, वो अंदाज बदल गए हैं। अब कोई ये कहे कि साहब आप तो ज़माने कदीम की बात करते हैं, अज़माने वुस्ता में तो ये होता था और ज़माने कदीम में ये होता था और आज के दौर में ये हो रहा है और हमारे ज़माने में ये होता था, आपके ज़माने में। दो बातें हमेशा से इंसान ख्वाब नोमैडिक लाइफ, कबायली ज़िंदगी गुजार कर आया हो या माक़बल तारीख़ ज़िंदगी गुजार के आया हो, या आज का ज़िंदा इंसान या 2000 साल 10,000 साल आने वाले वक्तों का इंसान, उसमें एक चीज़ तो है और वो ये है कि इज़्ज़त नफ्स का वो मोहताज होता है और रहा है। आज हम इल्म हासिल करते हैं लेकिन इज़्ज़त नफ्स को हमने फरामोश कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि वो लोग जो इल्म के दरवाज़ों पर दस्तक इल्म हासिल करने के लिए नहीं देते, बल्कि वो उलमा को और आलिम को और किताबों को और कुतुब को सिर्फ नुमाइशी बुनियादों पर ज़ाहिर करने के लिए आते हैं, कहीं मेहमान खुसूसी की सूरत में,
कहीं सदर महफिल की सूरत में, कहीं किताब की रूनुमाई में। जिस किताब की रूनुमाई कर रहे हैं वो उस किताब को पढ़ते तक नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती अगर मैं किताब की खुशबू ना महसूस करूं, ना सूंघूं। ठीक है, इल्म की बात हो रही है ना। क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का वो जुमला कोई नज़रअंदाज कर सकता है कि जो अलीगढ़ में गुफ्तगू करते हुए तलबा और तालिबात से, और ख़ास तौर पर तलबा से ये बात कही थी कि मैं तुम्हें सियासत में देखना चाहता हूँ बहुत आगे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी तालीम की दुनिया में पीछे देखना नहीं चाहता। ये वो शख्सियत कह सकती है, वो क़यादत अपना किरदार अदा कर सकती है जब क़यादत का जहन मुतवाज़िन हो और क़यादत को ये पता हो कि एक मजबूत मुसलमान उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता ना हो। और तालीम और इस्लाम जब ये यकजा हो जाएं तो ये उस वक्त तक मौसर नहीं हो सकते जब तक कि इन दोनों को समझकर इतलाक़ी तौर पर अप्लाइड आस्पेक्ट में माशरे के अंदर वो शख्स माशरे में अपनी ज़िंदगी में बढ़ते नहीं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। 25 दिसंबर आता है हम कायद आज़म को याद करते हैं, 9 नवंबर होता है तो हम अल्लामा इकबाल को याद करते हैं, फिर बकिया अय्याम हो गए तो और भी बहुत। भाई मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान क्या जहालत के फ़रोग़ का पाकिस्तान था या इल्म परवरी का पाकिस्तान था, इज़्ज़त नफ्स का पाकिस्तान था, इंसानों से मसालिक की बुनियाद पर नहीं, इंसानों से इंसानों की बुनियाद पर मिलने का पाकिस्तान था? या वो पाकिस्तान देखा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जहाँ पर आप चर्च जला के खुश हो जाएं, जहाँ आप शिया सुन्नी वहाबी को एक दूसरे को मार के आप खुश हो जाएं, जहाँ आप हिंदुओं के ख़िलाफ़ टेम्पल्स को आप आग लगा के खुश हो जाएं? या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का वो पाकिस्तान था जो हमें नज़र आता है कि उन्होंने सेकुलरिज्म की बात नहीं की थी, उन्होंने तो एक्चुअल उस इस्लामी अहकामात की बात की थी जहाँ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उतार कर एक यहूदी के सामने, एक ईसाई के सामने बिछा देते हैं और कहते हैं तुम इस पर बैठो। ये मेरे नबी का मदीना मुनव्वरा था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का वो विज़न था जो वहाँ से उस अक्स को उस शख्स ने लिया। आप उसको ज़ाहिर में देख रहे हैं, टाई के साथ, कुर्ते पैंट के साथ, कोट के साथ, और वो अंग्रेज़ी अगर बोल रहे हैं और उर्दू अगर वो नहीं बोल रहे हैं उस तरीके से जैसे आप बोलना चाहते हैं, हलक से निकाल कर उर्दू, और आपने उन पर फतवा लगा दिया कि जी वो तो एक ऐसे सेकुलर थे कि जो माशरे को मुस्तक़िलन मदर पिदर आज़ाद देखना चाहते थे। कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ मुकम्मल इसमें ही सर्फ हो रही हैं, बसर हो रही हैं कि ये साबित कर दो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस्लामी रियासत नहीं चाहते थे। भाई इस्लामी रियासत अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह नहीं चाहते थे तो सेकुलर स्टेट तो बनाने के लिए बरतानिया खुद कह रहा था ले लो। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि मुझे ऐसी रियासत चाहिए जहाँ इस्लामी उसूलों के मुताबिक लोग ज़िंदगी बसर कर सकें। कोई साबित कर दे इस हवाले को गलत, कोई कह दे कि नहीं कहा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने। और अगर आप उस रवादारी को जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की है कि तुम आज़ाद हो, तुम लोग अपनी आज़ादी के साथ अपने गिरजाघरों में, आप मंदिरों में, फ़लाँ में इबादत कर सकोगे, इसका कतई मतलब ये नहीं था कि उन्होंने नज़रिए पाकिस्तान का रद्द किया था पाकिस्तान बनने से पहले या पाकिस्तान बनने के बाद। ये वो गिरा है जिसको खोलने की ज़रूरत है और बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल एजेंसीज़, मैं बड़ी खुली बात कह रहा हूँ, बैनुल-अक़वामी साजिशी ग्रोह और वो जो पाकिस्तान के नज़रिए को और पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को और पाकिस्तान की किताबों को और पाकिस्तान के फ़िक्री रवैये को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ये मुनज़्ज़म तौर पर ये बात कहना चाहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत को मुतनाज़ा बना दो। जबकि उन्होंने एक जुमला ये कहा था कि इल्म तुम्हें इसलिए हासिल नहीं करना है कि सिर्फ इससे रोज़गार हासिल करो, इल्म तुम्हें इसलिए हासिल करना है, अलीगढ़ से मुखातिब है, इल्म तुम्हें इसलिए हासिल करना है कि इससे तुम अपनी शख्सियत साजी के बाद माशरा बना सको। और इसीलिए तहरीक अलीगढ़ के अंदर हम माशरा साजी की वो कैफियत देखते हैं। आज पाकिस्तान बनने के बाद आपने जो जुमले का जो दूसरा हिस्सा आपका सवाल का है कि क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज के इस पाकिस्तान को देखना चाहते थे, या अगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्नाह की रूह हमसे खुश नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि नारंगी सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। इन्हें क्या मालूम कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क्या हैं और क्या कह रहे हैं। खुतबा इलाहाबाद 1930 का अल्लामा इकबाल का खाली आपने एक हवाला दे दिया,
दो कौमी नज़रिए के बाद भाई शकील फारूकी साहब ने की, हमारे नौजवान साथी, आपने बहुत खूबसूरत पैराए में बात की। दो कौमी नज़रिया ना सर सैयद अहमद ख़ान का है, ना हाली का है, ना इकबाल का है, ना जिना का है, ना किसी का है। ये तो ख़ुद कुरान का है, जिसमें कुरान ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ए ग्रोह मोमिनीन, ए ग्रोह काफिरीन। तो ईमान और कुफ्र की बुनियाद पर जब माशरे बन गए और सकाफ़तों की तकसीम हो गई, तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना तो सिर्फ़ एक वकील की हैसियत से आते हैं, और आने वाले जिन्ना के सिपाही भी वकील की हैसियत से इस नज़रिए का दिफा करते रहेंगे। आज पाकिस्तान के मुतालिक अक्सर व बेशतर लोग ये बात करते हैं कि नज़रिए पाकिस्तान अगर दुरुस्त होता तो पाकिस्तान टूटा क्यों टूटा? तो ये लाइल्मी की बुनियाद पर बात करते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ कि कुरान करीम मौजूद है, डॉक्टर साहब आपसे भी गुजारिश करूँगा, आपसे भी, कुरान करीम मौजूद है, मैं अपने बच्चे बच्चियों से भी जो नौजवान देख रहे हैं, कुरान करीम मौजूद है, अहादीस मौजूद हैं, हुजूर की ज़िंदगी मौजूद है, तालीमात इस्लामी मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, फिर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर आज सबसे ज़्यादा मज़लूम अगर कोई मज़हब या दीन है तो दीन इस्लाम है। क्यों? कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो तुम क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। तो ये हमारे माशरती मुनाफ़िक़त ने, अदम मसावियाना रवैये ने और मिजाज की शहनशाहियत और बरतरी ने और अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, पालने वाला हूँ, इस मिजाज ने मशरक़ी पाकिस्तान को अलग किया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, मोहम्मद अली जौहर का, सर सैयद अहमद ख़ान का, इकबाल का इसमें कसूर नहीं है। उन्होंने तो बनाकर तुम्हें पाकिस्तान दिया, तुमने बिगाड़ कर भी पाकिस्तान नहीं संभाला। तो इस इल्म को आप क्या कहेंगे? ये तरक्की है या तरक्की माकूस है? ये तरक्की नहीं है, ये तबाही है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और गए हैं। और आज फिर उसी दोहराए पे खड़े हुए ये बात कर रहे हैं कि यार अगर हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में सब कुछ अल्लाह ने दिया है। हिंदुस्तान को तो पैदाइशी तौर पर विरासत में बड़े बड़े कारखाने, मिलें, फ़ौज, आसाइशें, वसाइल सब कुछ मिला है, क्योंकि उनके आबा व अजदाद जो अंग्रेज़ हैं, उन अंग्रेज़ों ने सब कुछ उनकी झोली में डाल दिया। ये पाकिस्तान है जिसमें बबूल के कांटे से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम तक पाकिस्तान गया। कोई करे ना पाकिस्तान की मिसाल दे दुनिया की। पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह गयूर, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के असातिज़ा, पाकिस्तान के तालीमी इदारे, पाकिस्तान के सियासतदान, सब। लेकिन एक चीज़ की कमी है, वह है सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए जो वो बावर्ची जो बहुत दूर से गया था ज़ियारत तक, उसके आने जाने का किराया भी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जेब से दिया कि ये प्राइवेट आया है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो वक्त अपनी ज़ात के लिए हुकूमत के वक्त से निकाला, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वो सीरत नज़र आती है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये मैंने अपना ज़ाती वक्त निकाला, लेकिन लिहाजा इसको इस तरीके से मैं मैनेज करूँगा कि इसका वक्त यानी 1 घंटे या 2 घंटे जो अपनी ज़ात के लिए, इसको मैं हुकूमती काम के लिए अलग से निकाल कर दूँगा। और जहाँ तक तालीम की बात है, तालीमी इदारों की, आज तालीमी इदारे हमारे पुकार के ये बात करें कि मुताले पाकिस्तान सिर्फ पढ़ाने का नाम नहीं, अमल का नाम है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो हमने तो ना नूर को समझा है ना नार को समझा है, और अगर नार को भी समझा है तो वह हिंदी वाली नार समझी है। तो सिर्फ हिंदुस्तान की फिल्में देख लेने से हमारा माशरा तरक्की नहीं करेगा। जब तक इल्म का बुनियादी मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन बना दें, आप प्रोफेसर्स बना दें, आप वाइस चांसलर्स बना दें, ग्रेड 22 में झूलते हुए अफसरान पैदा कर दें, बड़ी बड़ी गाड़ियों से छोटे छोटे लोग उतरते हुए दिखा दें, और या फिर माशरों के अंदर जो अदम मसावियाना रवैया है उसके अंदर कमतर और बरतर की बुनियाद पर इतना फासला कर दें कि गरीब आपके तालीमी इदारों के दरवाजे के सामने खड़ा होते हुए शर्माए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये पाकिस्तान नहीं था, ना इकबाल का ये पाकिस्तान है, ना मेरे नबी का ये पाकिस्तान है। इस तरह का सिर्फ एक ही पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान वो है कि जिसके लिए आमतुन्नास ने कुर्बानियाँ दी, हिजरत की, और यहाँ के लोगों ने मोहब्बतों के साथ दरवाज़े खोले। तो जहाँ महाजिर और अंसार यकजा हो जाए, जहाँ के तालीमी इदारे नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद पर नफ़रतों को ख़त्म करके एक पैगाम दें, कोई मसलक भी इख्तियार करे, आदमी आदमी से प्यार करे, यह है मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान। बहुत खूब स्कॉलर जनाब शकील फारूकी साहब, अभी तक कोई शेर नहीं आया आपका, मतलब आप तो माशाल्लाह बोलने मिले। मैं सिर्फ एक दो अभी इन्होंने कहा कि यहाँ जो कादी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, उन्होंने कहा कि जहाँ मतलब इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए हर एक इंसान के लिए। कायद आज़म का विजन जो था एक वेलफेयर स्टेट का, क्या
क्या उनके जहन में था? आज अगर हर तरफ एक अनार्की, अफरा तफरी, कहीं भी आप जाएं तो मतलब वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम नजर आता है। अब उनका जो वेलफेयर फिलॉसफी थी उस पर आप जरा रोशनी डालें। आज के इस दौर में मुझे तो बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि लोग अच्छी तरह से जानते ही नहीं, उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। एक अरसा था कि हम कायद-ए-आज़म की मोहब्बत में गिरफ़्तार रहे और उनके बारे में जानते भी रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो मोहब्बत इस तरह गालिब होती चली गई कि हमने उन्हें एक बुत बना दिया। हम ये नहीं देख रहे कि बहैसियत इंसान वो क्या थे। और ये बड़ी अहम बात है कि हमें कायद-ए-आज़म को बहैसियत इंसान देखना होगा और फिर सबक सीखना होगा कि उस शख्स ने किस तरह अपने आप को मैनेज किया और किस तरह अपने इर्द गिर्द एक माहौल पैदा किया। आजकल वो एक टेलीविज़न पे तारीख़ी ड्रामा आ रहा है, तो उसका जो मरकज़ी किरदार है, लोग उससे बड़ी कशिश महसूस कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ थी। कायद-ए-आज़म के बारे में क्या ख्याल है? क्या कायद-ए-आज़म किसी अफसानवी किरदार के मुकाबले में कम कशिश रखते थे? अगर कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को देखा जाए तो हर लिहाज से, तालीम की थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, आज लोग ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि आपको डिग्री याफ्ता बहुत मिल जाएंगे, आपको तालीम याफ्ता नहीं मिलेंगे। कायद-ए-आज़म के पास कोई डिग्री नहीं थी। कायद-ए-आज़म हाई स्कूल करके गए थे और उसके बाद लिंकन इंस से उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ किया था, बार एट लॉ जिसे कहा जाता है, ठीक। लेकिन प्रोफेशनलिज्म की जो मेराज थी वो आपको कायद-ए-आज़म के पास नजर आएगी, और ये होता है एक तालीम याफ्ता शख्स कि ही न्यू एवरी मूव दैट ही मेड, ठीक। कायद-ए-आज़म की प्रोफेशनल लाइफ और शख्सियत को देखिए। कायद-ए-आज़म आपको नजर आते हैं सबसे पहले एक लॉयर की हैसियत से, कानूनदान। उसके बाद कायद-ए-आज़म आपको नजर आते हैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत से। फिर कायद-ए-आज़म नजर आते हैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की हैसियत से, और फिर कायद-ए-आज़म आपको नजर आते हैं एक स्टेटमेंट की हैसियत से। इन चारों कायद-ए-आज़म के जो किरदार हैं उनमें आपको एक यकसानियत और तसलसल नजर आएगा। ऐसा नहीं कि जब लॉयर पॉलिटिशियन बना तो उसने कलाबाजी खाई और तब्दील हो गया, नहीं, वही कानून का एहतराम एज ए पॉलिटिशियन उनमें जारी रहा। फिर जब उन्हें एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर अपना एक किरदार अदा करने का मौका मिला तो ही बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। आइन के मुताबिक चलना है, एक कदम इधर से उधर नहीं होना। और जब गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की तो कायद-ए-आज़म वो आदमी थे जिन्होंने इनकार कर दिया। ही कुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए अपना काम किया, और फिर जब वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने तो ये वो मौका था कि उन्हें स्टेटमैन की हैसियत से अपना किरदार अदा करना था। उसमें जो परफेक्शन नज़र आती है वो उनके बाद आज के दौर में भी आप देख लें कि हम अपने सियासतदानों को तो छोड़िए, जो आलमी सतह पे सियासतदान नज़र आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, आप इनकी शख्सियत को एक जानिब रखिए और कायद-ए-आज़म की शख्सियत को एक जानिब रखिए, आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। लेकिन हमारा नौजवान आज का वो ये बात नहीं जानता, उसको ये बात कोई बता नहीं रहा कि वो कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को देखे, उनके लाइफ स्टाइल को देखे। ही वॉज द मोस्ट मॉडर्न मैन ऑफ हिज टाइम्स। कायद-ए-आज़म का लिबास, उनका अंदाज़ नशस्त व बर्खास्त, कायद-ए-आज़म का बोलने का अंदाज, उनके अल्फाज का चुनाव, कोई मिसाल नहीं मिलती। एक सहर अंगेज शख्सियत थे, जादू कर देते थे, और इस बात को हर एक ने तस्लीम किया। और जब वो स्टेटमेंट बने तो उस इब्तदाई दौर में, जबकि पाकिस्तान खुद अपनी जद्दोजहद कर रहा था, उस मौके पे कायद-ए-आज़म को फ़लस्तीन के लोग भी याद थे।
पाकिस्तान के लिए फ़लस्तीन की पॉलिसी कायदे आज़म ने उसी वक्त बना दी और हमें उसी पर चलना चाहिए, हमें उसे तब्दील नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो मेन आपके सवाल का थीम है कि वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी के एक एक पहलू को इस तरह बरता कि जो दूसरे का हक है उसमें कहीं मेरी मुदाखलत या दखल अंदाजी ना हो जाए। कायदे आज़म के ज़माने में गवर्नर जनरल के लिए एक जहाज़ खरीदा जाना था। जब ऑडिट के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑडिट है और सारी चीज़ें अप्रूव हो गई, सब कुछ हो गया, तो कायदे आज़म को ख्याल ये आया कि ट्रैवल के दौरान ऑफिशियल काम करना है, तो अगर इस जहाज़ में एक टेबल हो, वर्किंग टेबल, डेस्क, कि जिस पे बैठ के काम किया जा सके, तो वो शामिल कर देनी चाहिए। उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया। ऑडिटर जनरल ने उस पर एतराज़ कर दिया कि जो इनिशियल प्रपोजल था उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी, इसके अलहदा पैसे होंगे और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कायदे आज़म ने इंसिस्ट नहीं किया। आज का हुक्मरान जो है, मजाल है कि उसकी ख्वाहिश के बरक्स आप कोई काम कर सके, कानून की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उसकी ख्वाहिश के बरक्स सर उठा ले। तो वेलफेयर स्टेट कहाँ से आएगी? वेलफेयर स्टेट वहाँ से आएगी जहाँ आदमी खुद अपनी हुदूद, अपनी लिमिटेशंस का तयन कर रहा है। आपके कराची का बड़ा मशहूर वाक़या है, जो बेकरी मेट्रोपोल के सामने, जहाँ से कायदे आज़म के घर डबल रोटी जाया करती थी, ब्रेड। कायदे आज़म ने कहा हम 2 लोग हैं, इतनी बड़ी ब्रेड जो है वो ज़ाया होगी। उन्होंने कहा जी हमारे पास वो सांचा नहीं है जिसके अंदर हम छोटी ब्रेड बना सकें। उन्होंने कहा बनाओ, वो हम उसका खर्चा उठाएंगे। वो सांचा आज तक वहाँ रखा है जो कि कायदे आज़म के लिए बनाया गया, एंड ही पेड फॉर इट। और उन्होंने उतनी ही डबल रोटी खरीदी जितनी के 2 लोगों को, कायदे आज़म को और फातिमा जिन्ना को ज़रूरत थी। ठीक, यहां से वेलफेयर पैदा होती है कि आप अपनी हद में रहें, जितनी ज़रूरत है उतना लें, अपनी चादर देख के पांव फैलाएं, तो फिर बकिया आवाम के लिए और बकिया कौम के लिए आप कुछ बचाने में कामयाब होंगे। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तो वेलफेयर स्टेट कहाँ से आएगी? और कायदे आज़म ने मिसाल देके, अपनी मिसाल देके ये चीज़ साबित। थैंक यू अली जिलानी, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत आपने सैर हासिल गुफ्तगू की और बड़ी मालूमात में इजाफा फरमाया। और जो स्टूडेंट्स आप ये सुनिए, शकील फारूकी साहब की बात, कादरी साहब की बात, मतलब ये अनमोल अनमोल वाक़े हैं। ये आपको किताबों में तो मिल जाएंगे, लेकिन आप किताबें पढ़ने की तरफ रागिब तो हो। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें पता नहीं होगा। अली जिलानी, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आप ये बताइए कि कायदे आज़म और यूथ, यंग, क्या उनके जहन में क्या था? यूथ का एक तस्वुर, जो कॉन्सेप्ट होता है, तस्वुर वही है जी जो अल्लामा इकबाल के यहाँ था कि जी खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो बुनियादी तौर पे जिस विजनिंग की एक्सपेक्टेशन है, और असातिज़ा को कई दफ़ा यूनिवर्सिटी एड्रेसेस में, बाकी चीज़ों पे आपको नज़र आएगा कि जी मैं देख रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बनाने के ज़िम्मेदार हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बनाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन एट द बेस ऑफ इट। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो उसूल वज़ा किए हैं, जो मिसाल कायम की है, उस मिसाल को आप देखें कि आज की पूरी दुनिया, जो सिविलाइज्ड सो कॉल्ड डेवलप्ड दुनिया है, वो आज उन उसूलों को अडॉप्ट कर रही है। मिसाल के तौर पे तालीम के हवाले से जो एक बुनियादी चीज़ सर ने भी थोड़ी देर पहले बात की कि जी एजुकेशन फॉर एमेंसिपेशन एज अपोज टू एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। अब ये वो उसूल था कि जी शऊर के हुसूल के लिए तालीम को जो है वो हासिल किया जाना, ये उसूल उस वक्त का तय किया हुआ है कायद का, जो आज जैक रॉबिन्सन खड़ा होकर पूरी दुनिया के जो मेन स्ट्रीम आपके कैम्ब्रिज के तहत और बाकी जगहों के ये स्कूल हैं, उन सारों के अंदर वो चैलेंज कर रहा है उनके पूरे मैकेनिज्म को कि जी आप बच्चे को क्रिएटिविटी से बाहर लेके जा रहे हैं एज अपोज टू ग्रोइंग द किड इनटू क्रिएटिविटी। ठीक, और फिर उसका
अपने आप को बड़ी पिक्चर में लोकेट कर पाना कि जो उस तालीम का लाइफ एट लार्ज को किस तरह से कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। तो ये एक तो ये उसूल। उसके बाद आजकल ये जो आपका फार राइट विंग अल्ट्रा फाशिस्ट जो आपकी हिंदू नेशनलिस्ट रिजीम है, इन्होंने जो सारा सिलसिला किया है पिछले 2 सालों में, यहां से बहुत वजाहत के साथ आपके सामने आ गया कि जी कायद का 70 साल पहले देख लेना कि ये इम्प्लीकेशन ऐसे आएगी। और आजकल जो ये नेशनलिस्ट मैंडेट्स का सिलसिला हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का पुश हो रहा है वापस, सारी चीजें ये 70 साल बैठ के एक आदमी कर रहा है। ही सो फैसिनेटिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस किड्स खासकर कि जी उनको पढ़ा जाए और उसके ऊपर फर्दर एडवांस किया जाए। यू सी। अच्छा, अब इस सारे के दरमियान ह्यूमिलिटी का आलम क्या है? अब ये चंद चीजें जो हमें सीखने की जरूरत है, जो इकबाल के यहाँ भी मुश्तरक वो जो शाहीन के 5 खुसूसियात हैं वो भी चीजें, उसमें विजन बुनियादी चीज आता है, वही चीजें आपको कायद के यहाँ भी मिलती हैं। अमेरिकन जर्नलिस्ट पूछता है कि जी आपको प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हुई है, 2.25 अरब तकरीबन जो है वो आबादी बनती है इन 3 मुल्क जो टूट के बाद में बने हैं, इस सारे रीजन की प्राइम मिनिस्टरशिप आपको ऑफर हो रही है, तो आपका क्या ख्याल है? तो ह्यूमिलिटी जो इंटेग्रिटी के साथ ह्यूमिलिटी है उसका आप देखें एक्सप्रेशन। फरमाते हैं कि जी मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब मैं आखिर में उठाया जाऊं अपने परवरदिगार के सामने तो मुझे सिर्फ उनकी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट आए कि वेल डन मोहम्मद अली। यू सी। तो ये असल में उसूल है जो हमारे बच्चे को आज सीखना है। हमारा बच्चा मगरिब की जो फसूंगरी है ना, वो इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरत पे है गालिब फरंगियों का फसूं। हमें उस फसूं को असल में तोड़ना है। वो जो कॉलोनियलिटी इसे कहा जाता है कि जी हमने वैसे तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन आपके सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल और ख़ासकर इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें वो गुलामी का तस्वुर आज भी मौजूद है, जिसको इकबाल जैसे लोगों, जिसको कायद जैसे लोगों की रहनुमाई में, उनके उस बसीरत की रोशनी में पार कराया जा सकता है। आज भी उन जंजीरों को तोड़ा जा सकता है जिसको तोड़ने की आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी एक्चुअली वेंट टू दैट रोड नाउ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, आखिर में जब जाते जाते मैं सिर्फ 2 जुमला चाहूँगा। एक बात मुझे पता चली, कादरी साहब की तारीख़ पैदाइश भी 25 दिसंबर है। ये एक नई बात पता चली मुझे। तो मैं ये चाहता हूँ आखिरी जाते वक्त यूथ के लिए कायद के हवाले से 2 जुमले अगर आप सब बोल दें तो आई विल बी ग्रेटफुल। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत इसलिए कीजिए कि उन्होंने एक ऐसा वतन दिया है जिस वतन के परचम को देखकर रूह की बालिदगी होती है, साथ ही साथ एक ऐसा हकीकी नज़रिया दिया है जो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, पाकिस्तान के बाद भी काम आएगा ज़िंदगी के अंदर, और वो है मरने के बाद की ज़िंदगी। पाकिस्तान के नज़रिए को इस्लाम के नज़रिए से मैं अलग नहीं करता, और जो लोग अलग करते हैं वो असल में दुश्मनी कर रहे होते हैं पाकिस्तान के साथ। तो बच्चों, कहीं भी जाओ तो कभी ये मत सोचना कि तुम किसी से कमतर हो। एहसास से बरतरी ले जाना अपने साथ कि तुम्हारा नज़रिया बरतर है, और इसी बरतरी के साथ ज़िंदा रहना, लेकिन इनकिसारी का दामन हाथ से न छोड़ना, क्योंकि कायद की ज़िंदगी का एक हिस्सा वो है जो नज़र आता है कि तालीम से मोहब्बत और इनकिसारी उनके मिजाज का हिस्सा है। तालिब इल्मों के साथ वो ज़मीन पर बैठकर जिस तरह बात किया करते थे वो आज भी तारीख़ का हिस्सा है। और इल्म पर कभी तकब्बुर ना करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, इल्म से मोहब्बत करें, और वतन के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त ना करें, क्योंकि गैर कौम तुमसे तवक्को करती है, क्योंकि तुम पाकिस्तान हो और तुम जिंदा पाकिस्तान हो, तुमसे हम हैं और हमारा वतन है। थैंक यू वेरी मच। शकील भाई, मुझे फ़िक्र इस बात की है कि हमारे नौजवान, हमारे सियासतदान कायद आज़म को अपना आइडियल बनाने में नाकाम है। आज कोई छोटा सा क्रिकेटर कदम रखता है क्रिकेट के मैदान में तो कहता है कि मैं फ़लाँ बड़े खिलाड़ी से मुतासिर हूँ और मैं वो बनना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी सियासतदान के मुंह से ये बात सुनी कि मैं सियासत में आया हूँ, मैं कायद आज़म बनना चाहता हूँ? और जब तक ये बात पैदा नहीं होगी, हमें इन सियासतदानों से कोई तवक्का रखना मुमकिन नहीं होगा। हकीकत यह है कि कायद आज़म वो सियासतदान थे जिन्होंने कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। आज हम अपनी पार्टी के लीडर को अपना सब कुछ बना लेते हैं और उसी के नक्श कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, खा उसका किरदार कैसा ही हो। बहुत बेहतर होगा कि हम अब अपनी समत बदलें, अपना क़िबला दुरुस्त करें और कायद आज़म को अपना आइडियल बनाएं। जमीना गर्द
शिकस्तों की जिसके चेहरे पर वो बेगुबार ही आया, वो बेगुबार गया। वाह वाह वाह। जिलानी? फैज साहब ने बाद में लिखा, लेकिन बड़ा जचता है कायद के हवाले से कि वकार जिसकी तमन्ना को शोखियाँ तरसें। ये वो वकार था। ब्रिटिश भी सरप्राइज थे उस वक्त, हिंदू भी सरप्राइज थे जो उनकी लीडरशिप थी कि जी ये जो नेशनल आइडेंटिटी का एम्फेसिस है ये मुसलमानों में इतनी जल्दी यकदम आ कैसे गया, जैसे ही दो कौमी नज़रिया का सिलसिला सामने आया। तो मेरा मानना ये है कि जी आज सबसे रेलेवेंट टाइम है जब हम सोशो पोलिटिकली, इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन है, इंटरनेशनल आइसोलेशनिज्म का इशू भी है। सबसे ज़्यादा आज के दौर में जो मंशूर बन सकता है वो कायद की हैसियत तारीख के हवाले के तौर पर हम उसको देखना बंद करें। आज के दौर में सबसे ज़्यादा कायद के उसूल और उनकी लीडरशिप जो है वो रेलेवेंट है कि हम उस नेशनल आइडेंटिटी को दोबारा रिवाइव करें और उसको समझ पाएं, और ये एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो बन सकता है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो आपके जो सोशल एपरेटस है उसको भी आप रिफॉर्म कर सकते हैं बाय एक्चुअली फॉलोइंग बैक टू द आइडियाज एंड द विजन सेट बाय कायद-ए-आज़म। थैंक यू वेरी मच जी। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी मालूमाती गुफ्तगू मैंने कई प्रोग्राम कंडक्ट किए। जाहिर सी बात है मुझे तो पूरा यकीन था कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो ऐसी गुफ्तगू करेंगे। और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की हमेशा से अपने मेहमानों को ये बताऊं कि ये रिवायत रही है कि हम कुछ करें ना करें, कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं। हर साल की तरह हमने भी ये किया और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मैं डॉक्टर कादरी साहब का, डॉक्टर शकील फ़ारूकी का और अली जिलानी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होगी। फ़ी अमानुल्लाह।